हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप शर्मा भूमिया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम आपको हिंदी व्याकरण स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण में स्टार्ट करेंगे संधि से। ठीक है, आपके हर एग्जाम के लिए ये उपयोगी होगी, जिसमें भी हिंदी आती है, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीसीएस एग्जाम हो, चाहे वो टेट हो या एसआई हो, किसी भी स्टेट का, या लेखपाल हो या पटवार हो, ठीक है, या एमपी पटवारी हो, जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है तो उस सभी एग्जामों के लिए हम आपको हिंदी, ठीक है, पढ़ाएंगे आज से। ओके, प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा जिसमें ये हिंदी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको किसी भी किताब में देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक, ठीक है, 5-6 किताबों का आपका पूरा एक तरह का निचोड़ पढ़ाऊंगा इसमें। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इसमें कहाँ से? बेसिक हिंदी ग्रामर यानी कि जनरल हिंदी यानी कि संधि से। तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? संधि से। संधि का विलोम क्या होता है? तो संधि का विलोम होता है विच्छेद। क्या होता है? एक थोड़ी बेसिक चीजें हैं, इनको मालूम होना चाहिए। तो संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। अब आपसे पूछ रहा है कि संधि का मतलब क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है, जनरली भाषा में कह देते हैं, मेल या जोड़। क्या होता है? मेल या जोड़। और यहाँ पर विच्छेद का मतलब क्या होता है? अलग अलग, अलग अलग करना। ओके, तो संधि का मतलब क्या होता है? मेल या जोड़। और विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना। जैसे माना कि कोई भी चीज ले लो, जैसे कि आ प्लस आ, ये ले लो, इक्वल यानी कि बराबर क्या होगा? वड़ा। तो यहाँ पे आ और आ, ये दोनों आ प्लस आ कैसा है? अलग अलग है। तो यानी कि ये किस अवस्था में माना जाएगा? ये आपका माना जाएगा विच्छेद। ठीक है, और ये दोनों मिलकर क्या बनना है? आ, यानी कि मेल और जोड़ हो रहा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? संधि। ओके, अगर आपको संधि की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होता है? तो संधि का मतलब होता है दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से, जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहेंगे? संधि कहते हैं। ठीक है, विच्छेद का मतलब क्या होता है? मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। समझना, तो संधि विच्छेद का मतलब क्या होता है? जो मिले हुए वर्ण हों, मिले हुए वर्णों को अलग अलग करना, अलग अलग करना। तो ये आपको क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। ठीक है, तो संधि का मतलब क्या होता है? बेसिक मेल या जोड़। और संधि का विलोम क्या होता है? विच्छेद। विच्छेद का मतलब क्या होता है? ये मैंने पहले लिख दिया था, अलग अलग करना। जैसे आ प्लस आ, ये दोनों किस अवस्था में है? अलग अलग है, तो यानी कि ये भी विच्छेद में है? अब इनको दोनों के मिलाने से क्या बनना है? वड़ा। तो ये किस में आ जाएगा? संधि में। संधि की परिभाषा क्या होती है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? संधि। विच्छेद का मतलब क्या होता है? मिले हुए वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? संधि विच्छेद। यानी कि जो मिला हुआ वर्ण हो उसको अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विच्छेद। जैसे यहाँ पे उदाहरण एक और देख लें। जैसे मैंने एक शब्द लिखा है शिव प्लस आलय बराबर क्या हो जाएगा? शिवालय। शिवालय हो गया। तो देखो, एक शब्द इसमें शिव है, शब्द इसमें क्या है? तो दूसरा शब्द इसमें है आलय। आलय है बराबर यहाँ पे क्या बनना है? शिवालय। यानी कि ये शब्द दोनों अलग अलग हैं,
तो मैंने अभी कहा था कि जो अलग-अलग हों, उसको अपन क्या कहते हैं? विच्छेद। तो ये आपका पूरा क्या कहलाएगा? संधि विच्छेद। और ये एक साथ मिल रहा है, यानी कि 2 शब्द मिलके एक नया शब्द बना रहे हैं, तो इसको अपन क्या कहेंगे? संधि। अब इसमें कौन सी संधि है, स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग, ठीक है? ये अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, जब आपको डिटेल से संधि पढ़ाएंगे उसमें, ठीक है? तो अभी केवल बेसिक सी परिभाषा लेके चल रहे हैं। तो इतना हो गया संधि विच्छेद और संधि का मतलब। एक यहाँ पे पॉइंट ध्यान देने की बात है, 2 पॉइंट, कि संधि हमेशा सार्थक शब्दों में होती है। संधि किसमें होगी? सार्थक शब्दों में होगी। कहने का मतलब है कि जिस शब्द, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो, सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। ओके, तो संधि हमेशा किसमें होती है? सार्थक शब्दों में होगी, और सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिखा है, ये लिखा है आपका शिव, और एक शब्द लिखा है आलय। तो यहाँ पे शिव का अर्थ निकल रहा है। शिव का अर्थ, शिव का मतलब है भगवान, यानी कि शंकर, भोलेनाथ है। तो यहाँ पे शिव का अर्थ निकल रहा है, और यहाँ पे आलय का भी अर्थ निकल रहा है। आलय का मतलब क्या होता है? रहने की जगह, भवन, गृह। तो यानी कि शिवालय क्या होता है? जहां शिव के रहने का स्थान, उसको क्या बोलते हैं? शिवालय। तो हमने अभी कहा था कि सार्थक संधि हमेशा किसमें बनती है? सार्थक शब्दों में, यानी कि इसमें 2 पद हैं, एक है आपका शिव और दूसरा कौन सा आल है। तो यहाँ पे दोनों पदों के अर्थ होना चाहिए, तभी आपकी संधि बनेगी। ये बात ध्यान देने, ठीक है? सेकंड पॉइंट ये है कि प्रत्येक संधि में 2 पद होते हैं। प्रत्येक संधि में 2 पद होते हैं, 2 पद होते हैं, हैं? कुछ संधि आपकी ऐसे भी मिलेंगी जिसमें 3 पद होंगे, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो प्रत्येक संधि में सामान्यतः कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। अब 2 पद होते हैं, तो अभी इसमें मैंने बताया था, तो प्रत्येक संधि में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, ठीक है? प्रत्येक संधि में 2 पद होते हैं, इनकी, सॉरी एक मिनट रुकना। ओके, तो मैंने अभी इसमें बताया था कि प्रत्येक संधि में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। ओके, तो 2 पद होंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक शब्द लिखूं विद्या, और फिर लिखा मैंने आलय, तो इसमें विद्या एक पद है और आलय इसमें एक पद है, यानी कि विद्या आपका कौन सा पद है? पहला पद, और आलय इसमें कौन सा? दूसरा पद। तो पहले पद का अंतिम वर्ण, ओके, और दूसरे पद का पहला वर्ण से ही संधि का मेल होगा, ठीक है? तो प्रत्येक संधि में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहले वर्ण से ही संधि का मेल होगा, यानी कि यहाँ पे कौन सा है आपका? आ। विद्या में क्या छुपा है? आ। और यहाँ पे भी क्या है आपका? आ। तो देखो, दोनों पदों के पहले पहले वर्ण निकल गए, बराबर क्या हो जाएगा? वड़ा। समझना? और जब हमने यहाँ से आ निकाला, तो यहाँ पे शब्द क्या बनेगा? वेद, यानी कि हलंत आ जाएगा। जब हम किसी व्यंजन से स्वर निकाल लेते हैं, तो फिर उसके नीचे हलंत आ जाता है। तो यहाँ से हमने स्वर निकाला, और दोनों वर्ड मिलके क्या बने? वड़ा। तो यहाँ से हमने यहाँ पे ये लिख दिया बीच में, क्योंकि दोनों वर्डों के बीच से ही तो लिया है मैंने। और लास्ट में क्या बचाता है? यहाँ पे लय, तो हमने यहाँ पे लय लिख दिया, ठीक है? आ को इसमें वापस जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका? विद्या है। और लास्ट में क्या? लय, और इसको लिख दो लय। तो शब्द क्या बनेंगे? विद्यालय। क्लियर ये चीज? ठीक है? जैसे एक शब्द और देख लो, एक शब्द इसमें लिखा है जैसे गढ़, ओके, और एक शब्द इसमें लिखा है ईस। तो यहाँ पे एक पद कौन सा है? गढ़, और दूसरा पद कौन सा है यहाँ पे? ईस। तो दूसरा पद इसमें ईस है, ओके, दूसरे ईस। तो यहाँ पे गढ़ का पहला वर्ड लेंगे, ठीक है? गढ़ का
तो गढ़ का इसमें पहला वर्ड लेंगे तो गढ़ का पहला वर्ड क्या आ जाएगा इसमें आ, और यहाँ से क्या है ई, तो यहाँ से हमने आ निकाला और यहाँ से क्या निकाला हमने ई, तो आ प्लस ई मिलके क्या होता है ए। अब जब हमने यहाँ से आ निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा हलंत, ठीक है, और यहाँ पे निकला क्या आपका ए, और लास्ट में क्या बचा है सा। जब इसकी मात्रा इस पे चढ़ाएंगे तो शब्द क्या बन जाएगा आपका गणेश। ओके, तो कहने का मतलब है प्रत्येक संधि में कितने पद होते हैं, 2 पद होते हैं। पहले पद का अंतिम वर्ड और दूसरे पद के पहले वर्ड से ही संधि का मेल होता है। क्लियर है चीज। अब आया संधि के प्रकार, ठीक है, परिभाषा हो गई है, तो संधि के प्रकार देख लो। संधि के प्रकार, तो संधि आपकी 3 प्रकार की होती है। ओके, एक आपकी कौन सी होती है स्वर, एक आपकी कौन सी होती है व्यंजन, और एक आपकी कौन सी होती है विसर्ग। ओके, एक और होता है चौथा प्रकार जिसको अपन अलग से ही लिखते हैं, जिसको अपन कहते हैं हिंदी संधि। कौन सी, हिंदी संधि है। इनके कोई नियम नहीं है, इनको सामान्य अर्थ के आधार पर तोड़ा जाता है। कुछ बेसिक से नियम, ऐसा नहीं कि संधि के प्रकार हो, वैसे संधि के 3 ही प्रकार होते हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। चौथा मान लेते हैं हिंदी संधि, हिंदी भी संधि बताएंगे, ठीक है। तो स्वर संधि क्या होती है, तो स्वर संधि का मतलब होती है कि स्वर के बाद स्वर आए। अब स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे स्वर संधि, ठीक है। तो स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे कहेंगे स्वर संधि। जैसे यहाँ पे एक शब्द लिख लो, जैसे भू प्लस ऊर्जा, तो बराबर क्या हो जाएगा भू ऊर्जा, क्या हो जाएगा भू ऊर्जा। यानी कि ऊ के बाद में भी यहाँ पे क्या रहा ऊ, दोनों तरफ क्या है स्वर, तो मैंने कहा था स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहते हैं स्वर संधि। जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, जैसे शिव और प्लस आलय, तो देखो यहाँ पे वहां में क्या है आ की मात्रा छुपी है, और आ के बाद में भी क्या रहा आ, यानी कि स्वर के बाद में भी क्या रहा है स्वर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा शिवालय। तो कहने का मतलब है कि स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं स्वर संधि। अब आयो व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि को देख लो। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर व्यंजन के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा, यानी कि जो परिवर्तन होगा उसे क्या कहेंगे व्यंजन संधि। जैसे मान लो यहाँ पे एक शब्द मैंने लिखा है वाक और एक शब्द लिखा है मैंने ईस, तो यहाँ पे का क्या है, एक चीज मैं बता दूं, जैसे माना कि का के नीचे हलंत लगा है और एक का एस है, तो इसका मतलब ये आपका कैसा है स्वर सहित, यानी कि इसमें स्वर का मेल है। और जिस व्यंजन के नीचे हलंत लगा हो उसका मतलब होता है बिना स्वर का, तो ये बिना स्वर का है, ये स्वर सहित है। और बिना स्वर का जो होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध व्यंजन, ठीक है। तो शुद्ध व्यंजन होता है। व्यंजन संधि का ये नियम है कि पहले पद के अंतिम वर्ण पे इस जगह हमेशा हलंत वाला व्यंजन ही आएगा। ये व्यंजन संधि के विच्छेद की पहचान है, समझना। जब मैं व्यंजन संधि आपको और डिटेल से बताऊंगा तब बताऊंगा। पहले पद के अंतिम वर्ण पे इस जगह है, कहने का मतलब है क्या आएगा आपका हलंत वाला वर्ण आएगा, और इधर आपका हलंत वाला भी हो सकता है और आपका स्वर भी हो सकता है, कहने का मतलब है, ठीक है। तो बाग प्लस ईस बराबर क्या हो जाएगा बागीस, क्या बना शब्द बागीस। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर का गा कैसे हो गया, का गा ये कैसे हुआ, ये व्यंजन संधि का नियम है, पहले वर्ड का तीसरे वर्ड में परिवर्तन।
वो हम आपको डिटेल से बताएंगे जब व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी बेसिक परिभाषा चल रही है यहाँ पे। एक हो गया, एक और देख लो, जैसे उत प्लस ज्वल है, उत प्लस ज्वल। अब देखो यहाँ पे भी हलंत वाला व्यंजन है, इधर भी है, क्योंकि आधा जा है तो यानी कि ये शुद्ध है। तो देखो हमने क्या कहा था कि व्यंजन के बाद में व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा, तो उत प्लस ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। क्लियर? ठीक है। अब ये ता का जा कैसे हुआ, इसमें इस जगह है, तो ये भी व्यंजन संधि का नियम है कि ता के बाद में जा या ला आने से तो ता जा या ला में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये भी किसका नियम है, व्यंजन संधि का। नेक्स्ट अपन देख ले कौन सी होती है आपकी, विसर्ग संधि। ओके, तो विसर्ग संधि की भी परिभाषा देख लो। तो विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे दो बिंदी लगी हो तो उसको अपन क्या कहते हैं, विसर्ग है। तो विसर्ग की परिभाषा भी क्या है कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहेंगे, विसर्ग संधि। यानी कि पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो हमेशा कैसे होगा, विसर्ग युक्त, यानी कि विसर्ग सहित होगा। और दूसरे पद का पहला वर्ण आपका स्वर भी होगा या व्यंजन। कैसे, इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है दो और प्लस जन, लिख दिया शब्द। तो ये पहले पद का अंतिम वर्ण यही मान लो पहला पद है, तो यहाँ पे हमेशा विसर्ग आएगा लास्ट में। विसर्ग संधि को तोड़ते समय या विच्छेद करते समय यहाँ पे हमेशा विसर्ग आएगा। यहाँ पे आपका स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, व्यंजन। जब इसको अपन परिवर्तित करेंगे तो शब्द हो जाएगा दुर्जन। क्या शब्द हो जाएगा, दुर्जन। अब विसर्ग का ये इसमें जा है आगे विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का रा कैसे हुआ, ये आपको किस में आएगा, विसर्ग संधि के नियमों में। जैसे एक शब्द और देख लो, मन, मन प्लस अनुकूल। ओके, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में क्या है, आ है। आ क्या है, स्वर। जैसे कि हमने ऊपर इधर बताया था कि विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि। तो यहाँ पे विसर्ग के बाद में क्या है, ये विसर्ग है पहले पद का अंतिम वर्ण में। ठीक है, तो पहले पद के अंतिम वर्ण में क्या है, ये विसर्ग दिख रहा है आपको, ये वाला। ठीक है, विसर्ग है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, आपका स्वर आ रहा है। अब परिवर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, मनो नुकूल। ओके, अब इसमें विसर्ग का ओ कैसे हुआ, ये भी किस में आएगा, विसर्ग संधि के नियम में। ठीक है, तो अब हमने देखा था परिभाषा क्या पड़ी थी संधि की, एक बार फिर से देख लें, पूरा रीड कर लें। तो संधि का मतलब होता है मेल या जोड़। ओके, संधि का विलोम क्या होता है, विच्छेद। ओके, विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग। संधि का मतलब क्या होता है, मेल और जोड़, यानी कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि। और विच्छेद का मतलब होता है मिले हुए वर्णों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विच्छेद। ठीक है, तो प्रत्येक संधि में कितने पद होते हैं, दो। पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहले वर्ण से ही संधि का मेल होगा। ठीक है, और संधि हमेशा किसमें होगी, सार्थक शब्दों में, यानी कि जिस शब्द का अर्थ होना चाहिए उसी की संधि बनेगी। ऐसे नहीं कि किसी की भी बना दो, अर्थ होना जरूरी है। ओके, संधि के प्रकार भी अपन ने देखे तो संधि कितने प्रकार की होती है, तीन। इनकी स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर के बाद स्वर आने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे, और स्वर के बाद, ठीक है, स्वर आने से जो परिवर्तन होगा स्वर संधि। अब व्यंजन संधि में क्या नियम था कि व्यंजन के बाद, ठीक है, स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, विसर्ग संधि कि इसमें विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का अपन नेक्स्ट कल की क्लास में पढ़ेंगे संधि के प्रकार। ठीक है, यानी कि संधि के प्रकार हो गए।
संधि कितनी प्रकार की होती है, जैसे 5 प्रकार की, फिर उनके उदाहरण में क्या नियम है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के क्या नियम है, फिर उसके बाद में पढ़ेंगे विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के भी क्या नियम है, उसके लास्ट में अपन पढ़ेंगे हिंदी संधि, जो कभी कभी एक आध बार पूछ ली जाती है, सार्थक शब्दों के आधार पर हिंदी संधि होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देख लेते हैं उसका, हिंदी संधि का। जैसे हमने कहा था कि हिंदी संधि का एक आध उदाहरण, जैसे अपन में एक शब्द लिखा है घुड़ दौड़। अब घुड़ दौड़ का अपन तोड़ेंगे तो क्या है, इसमें कोई संधि का नियम नहीं लग रहा है, तो घुड़ दौड़ का मतलब होता है घोड़ा प्लस दौड़। क्या होगा इसका, घोड़ा प्लस दौड़, ये हिंदी संधि होती है। तो ये कैसे होती है, इसको अपन हिंदी संधि के नियम के सहायता पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का अपन कल क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज पहला दिन था, तो जो भी आपको अगर प्रॉब्लम्स हो तो वो पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी का आप लास्ट क्लास जब पूरी हो जाए उसके बाद में आप निश्चिंत तरीके से पूछ सकते हैं, शायद आपको मौका भी ना मिले पूछने के लिए। ओके, ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।